हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हिंदी भाषा का हमारा जो लेक्चर ये तीसरा है। इससे पहले के दो वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी आपको यूट्यूब फॉर्मेट में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, इसके नीचे है ना, इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे। और जो भी लाइव क्लास कर रहे हैं वो लाइव क्लास वाले को तो लाइव क्लास मिल रहा है, ठीक है। जो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं वो ऑलरेडी इसका पीछे के दो लेक्चर हो चुके हैं और ये तीसरा और अंतिम लेक्चर होगा वर्ण एवं वर्णमाला से। और जहां से बताया कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहां से यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो, तो 90% मैंने चीजें बता दी थी। कुछ एक्स्ट्रा चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है और आ सकते हैं। तो हमने 90% चीजों कवर कर लिया है वर्ण वर्णमाला में, और उसके क्रम में ये तीसरा वीडियो होगा जहां से प्रश्न आने की संभावना है। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जहां से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं हिंदी दिवस को लेकर के, ठीक है। तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर मनाया जाता है भारत में, ठीक है। जिस दिन मेरा बर्थडे भी आता है तो हमारे बर्थडे के दिन क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस, ठीक है। तो भारत सरकार देखते हुए बोला कि आपकी महानता को देखते हुए मैं हिंदी दिवस घोषित करता हूँ, ठीक, याद रहेगा 14 सितंबर को। लेकिन याद रखना विश्व हिंदी दिवस अभी अभी हम लोग मनाए हैं 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, जबकि राष्ट्रीय या इंडिया का अपना क्या मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस। ऐसा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जब 14 सितंबर को क्या हुआ था, राजभाषा आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। बीजी खेर में याद रखेगा, बीजी खेर, हाँ बीजी खेर के नेतृत्व में राजभाषा आयोग की स्थापना हुई थी, राजभाषा आयोग, ठीक है। राजभाषा आयोग कब कौन सा अनुच्छेद में है, ठीक है, भारतीय संविधान का, हाँ भारतीय संविधान का अनुच्छेद किसमें है, ठीक है। 343 में क्या हुआ है, भारत की राजभाषा बोला गया है। 344 में अनुच्छेद 344 में क्या बोला गया है, राजभाषा आयोग, जिसके पहले अध्यक्ष कौन रहेंगे, इसके पहले अध्यक्ष रहेंगे बीजी खेर, ठीक है। ऐसा बोला गया था कि भारतीय संविधान में लागू होने तक, ठीक है, शुरुआत में ऐसा नहीं बोला गया कि हिंदी ही राजभाषा होगी, पर यह बोला गया है कि शुरुआती जो काम है 10 साल तक अगर इंग्लिश हिंदी में होगा, ठीक है। तो याद रखना है हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बीजी खेर के नेतृत्व में पहली राजभाषा आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। अनुच्छेद 344 कब हुआ था, 14 सितंबर हुआ था, इसलिए हम लोग क्या उस दिन मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। जबकि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को, याद रहेगा 10 जनवरी कब मनाते हैं हम लोग, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। इसके बाद रखना आपने को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 21 फरवरी को। यह है विश्व हिंदी दिवस, यह है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मदर टंग डे। मदर टंग कोई हो सकता है, मदर टंग जिसे भारत का मदर टंग क्या है, 90% लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो इसलिए भारत का मदर टंग क्या बोल जाएगा, हिंदी। जैसे छत्तीसगढ़ का मदर टंग बोलो क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, याद रहेगा, ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट है संविधान में मान्यता कब मिला था, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं क्या मनाते हैं हम लोग, हिंदी दिवस। तो याद रहेगा ना, इसे पहले बता चुका हूँ। 14 सितंबर को मान्यता कब मिली थी, मान्यता मिली थी आपका 14 सितंबर 1949। तो ये डेट याद रखिएगा। कभी कभार क्या होता है, कूट में आजकल प्रश्न भी क्या हो रहे हैं, कूट में पूछ रहे हैं, तो और पूछेगा कौन सा अनुच्छेद था, संविधान का अनुच्छेद 344 क्या बनाया गया है, राजभाषा आयोग बनाया गया है, जिसके पहले अध्यक्ष कौन रहेंगे, बीजी खेर नेतृत्व में, ठीक है, ओके। और इसके इसको नेतृत्व को नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। तो ये इतना फैक्ट याद हो गया हमारे हिंदी से संबंधित, ठीक है, जो कि संविधान में उल्लेखित है। तो पहली राजभाषा आयोग की स्थापना हुई थी बीजी खेर के नेतृत्व में, ठीक है। कब हुआ था, तो 14 सितंबर 1949 को, ठीक। अनुच्छेद 344 तहत क्या बताया गया है, एक आयोग की गठन किया जाएगा, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, संसदीय राजभाषा आयोग। क्या नाम है, संसदीय राजभाषा आयोग। मतलब संसद में जो कार्रवाई होगी तो वो इसके लिए 10 साल तक बोला गया था शुरुआत में, है ना। काम काज किसमें होगा, हिंदी में प्रयोग होगा, ऐसा बोला गया था। लेकिन वर्तमान में क्या है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में होता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। राजभाषा आयोग जो है बना कब था, तो 1955 में, याद रखना राजभाषा आयोग बना कब था, 1955 में। आयोग अस्तित्व में कब आया, आयोग स्थापना मान्यता हुआ था 50 में, ठीक है, पर अस्तित्व में कब आया था, 1955 में। पहला राजभाषा आयोग कब आया अस्तित्व में, ठीक है, अस्तित्व में कब आया, 1955 में। डेट याद रखिएगा, आपका है आपका 7 जून को, इतना याद रखना है, 55 याद रखना है, जून के 7 तारीख को, 7 जून, ठीक है,
7 जून 1955 को पहले राजभाषा आयोग की स्थापना हो जाती है। मान्यता कब मिल गई थी? 14 सितंबर को। मान्यता इस मिली थी इसलिए इस दिन क्या मनाते हैं हम लोग? मान्यता मिल चुकी थी इसलिए हम लोग मनाते हैं हम लोग हिंदी दिवस। इस दिन मान्यता प्राप्त हो गया था इसलिए हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, जबकि आयोग की स्थापना हुई है 7 जून 1955 को। ठीक है। और आपका इसके पहले अध्यक्ष रहेंगे वीजी खेर। राजभाषा आयोग संसदीय राजभाषा आयोग के अनुच्छेद 344 में उल्लेख है। ठीक है। इसमें याद रखिएगा कि इसके 30 सदस्य होते हैं। ठीक है। इसमें सदस्य की संख्या कितनी होती है? सदस्यों की संख्या 30। सदस्य कितने होते हैं? सदस्य होते हैं 30, जिसमें 30 को डिवाइड कर दो, 20 लोकसभा से और 10 कहां से होंगे? राज्यसभा से। ठीक है, याद रहेगा। तो संसदीय राजभाषा आयोग जो बना है इसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 आपके राज्यसभा से और 20 कहां से होंगे? लोकसभा से। इसके संसदीय राजभाषा के अध्यक्ष कौन होंगे? गृह मंत्री होंगे। ठीक है। ये जो है बता रहा हूं मैं, संसदीय राजभाषा समिति का है। संसदीय राजभाषा समिति। संसद में कामकाज के संचालन के लिए क्या बनाया गया था? संसदीय राजभाषा समिति बनाया गया था, जो कि स्थापना इसका हुआ था 1976 में। ठीक है। तो अलग अलग डेट है। मान्यता मिला था 1949 को 14 सितंबर को। ठीक है। आयोग का स्थापना कब हुआ? 1955 में 7 जून को, जबकि संसदीय राजभाषा समिति की स्थापना हुई थी 1976 में। ठीक है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इसका अध्यक्ष कौन रहेंगे? गृह मंत्री होते हैं। ठीक है। इसका काम क्या होता है? सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करना और समीक्षा करना कार्य है। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करना। साथ ही साथ क्या करता है? रिपोर्ट सौंपता है। किसको? जो भी काम करेंगे उसको क्या करेंगे? रिपोर्ट सौंपेगा। किसको बोलेगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है। ठीक। तो ये समिति काम क्या है कि जो भी काम काज होगा उसका में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा, और जो भी रिपोर्टेड होंगी प्रगति की समीक्षा, कितनी प्रगति की, ये समीक्षा किसको भेजेंगे हम लोग? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट कहाँ रखवाते हैं? ये रखवाते हैं इसको लोकसभा के पटल पर। ठीक है। मतलब संसद पटल पर रखवाते हैं। तो जनरली क्या होता है? संसद लिख देता हूँ यहाँ पे, पता चला लोकसभा आ गया वहाँ पे। तो संसद पटल पर रखवाते हैं। संसद में कहीं भी हो सकता है, दोनों, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। ठीक है। संसद के पटल पर रखवाते हैं रिपोर्ट को। ठीक। तो ये बेसिक चीज था जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। इसके इसी तहत हमारे छत्तीसगढ़ में क्या बनाया गया है? छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनाया गया है। कब बना हुआ है? 28 नवंबर 2007 को। ठीक है। इसलिए हम लोग 28 नवंबर का मनाते हैं, 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाते हैं। ठीक है। सेम ऐसे ही काम होगा। हमारे यहाँ में कुछ सदस्य होंगे, जिसमें वर्तमान में कौन अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का? कोई नहीं है। ठीक है। पद रिक्त है। ठीक है। अभी हाल ही में क्वेश्चन आया हुआ था कि 16 से 18 तक लास्ट अध्यक्ष रहे हैं विनय कुमार पाठक, और ऑप्शन में क्या था? विनय मोहन पाठक। ठीक है। ऑप्शन था ना संडे वाले पेपर में। तो याद रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज था जो हिंदी से रिलेटेड जानना था हमको। इसके अलावा ये डेट है कुछ। हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है 21 फरवरी को। ठीक है। संविधान वाला पूरा चीज हम लोग पढ़ चुके। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट कुछ छूट गया था यहाँ पे हम लोग जब पढ़ रहे थे। तो री एक स्पेशल वर्ड है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एग्जाम में पूछा गया है। री क्या है? तो ये तत्सम शब्द है। याद रखिएगा, संस्कृत से जितने स्वर में एक जो शब्द है ये आपका री, ये तत्सम शब्द है। ठीक है। ये क्या है? एक तत्सम शब्द है। तत्सम, तत् मतलब होता है उसके, सम मतलब समान। ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग तत्, त में हलंत, जिसमें हलंत लगता है वो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तत् प्लस सम। तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, यानी उसका अर्थ होता है उसके समान। तो किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के समान जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं हमारे हिंदी में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तत्सम शब्द बोलते हैं। ठीक है। इसका प्रयोग क्या होता है? तत्सम शब्दों में होता है। री का प्रयोग हमेशा क्या होगा? तत्सम शब्दों में होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए, कृपा, पृष्ठ, मृत। ठीक है। ये जहां भी ऐसे नीचे वाला लग जाता है ना, वो क्या है? री का मात्रा होता है। ठीक है। इसे हम लोग आधा री से नोट करते हैं। समानता वर्णमाला में कहाँ आता है? उ और ए के
मध्य में आता है। ऊ और ए के बीच में क्या आता है? री आता है। ठीक है, याद रखना है। ऊ और ए के बीच में क्या आता है? री आता है। ये चीज याद रखना है अपने को। ठीक, ऊ और ए के बीच में क्या आएगा? री आएगा। ठीक, डिक्शनरी ऑर्डर में देखें तो हम यह ऊ के बाद आता है, ठीक है, जो ऊ के बाद और री आएगा। और उच्चारण में देखें तो मूर्धन्य है ये। अगर इसको हम लोग उच्चारण में देखें तो ये मूर्धन्य है, डिक्शनरी में देखें तो अ के बाद आता है, सॉरी ऊ के बाद आता है। जैसे क और री मिला देंगे तो क्या होता है? क्री। जैसे हम मुझे कृपा लिखना है, ठीक है, तो क्या लिखूंगा? इसका संधि विच्छेद करेंगे कृपा का, तो क्या होगा? कृपा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? क प्लस री धन प धन आ। कृपा लिखें तो आएगा ना? प में क्या आ रहा है? आ की मात्रा। अगर वैसे मुझे अगर मृत लिखना है, ठीक है, मृत लिखने क्या लिखूंगा? म धन री धन त धन अ, होगा ना? इसको बोलते हैं वर्ण विच्छेद, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ण विच्छेद। वर्णों को तोड़ने की जो क्रिया होती है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ण विच्छेद। जैसे संधि विच्छेद पढ़ेंगे हम लोग आगे, वैसे ही क्या है ये? वर्ण विच्छेद। वर्ण, कोई भी वर्ण किस साथ बोला जाता है? अ के साथ से। ठीक है, पढ़ चुके हैं। जैसे मैं क बोल रहा हूँ तो क में क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है। लेकिन जब मैं क्री बोल रहा हूँ तो क्री में क्या छुपा हुआ है? री। ठीक है, तो सबसे पहले वाला क्या होता है? ये हलंत होता है। अगर ऐसे अगर एग्जाम लिखा है तो गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हलंत शब्द में लगा रहेगा। ठीक, अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो मतलब क्या है? वो शब्द गलत है। ठीक है, याद रहेगा? ये समझ में आ गया? री का उल्लेख पहले बता रखना का तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत में इसका प्रयोग होता है मैक्सिमम 99% कहाँ यूज होता है इसका? संस्कृत में। कहाँ कहाँ आता है? ऊ और अ के बीच में आता है। ठीक है, और अगर उच्चारण देखे तो कहाँ होता है? मूर्धन्य। ठीक है, पढ़े थे अ उ फिर एक छोड़ के री, सॉरी एक छोड़ के री, पढ़े थे ना? ठीक, तो ये मूर्धन्य वर्ण है। ठीक है, मूर्धस बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है? सर अब व्यापम का कोई भी एग्जाम होगा तो हिंदी वर्णमाला की संख्या में 53 ही टिक रैंक करेंगे ना? हाँ, ऑप्शन में देखना है आपके एग्जाम में क्या होगा। ऑप्शन मान लो ए दिया हुआ है 51, ऑप्शन दिया हुआ है बी 53, ऑप्शन सी दिया हुआ है 50, ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तब अगर ऐसे ऑप्शन में अगर वहां पे ऑप्शन 52 नहीं दिया हुआ है तब क्या लगाएंगे हम लोग? 53 लगाएंगे। और अगर कहीं भी ऑप्शन में लगा हुआ है 52 और 53 दोनों दिया हुआ है तो भी आप क्या लगाओगे? 53 लगाओगे। ठीक है, और ऑप्शन में यहाँ पे 53 की जगह पे क्या रहेगा? मान लो 50 दिया हुआ है और ऑप्शन में 53 है ही नहीं और नोटा है, तो आप इनमें से क्या लोगे? आप 52 को लोगे, क्योंकि वो 90% क्या पूछे जाते हैं? 52 को पूछे जाते हैं। भले ही यहाँ पे नोटा दिया हुआ है, हालांकि दावा आपत्ति कर सकते हैं क्योंकि, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन 52 है तो पूछना चाहते हैं कि 52 को। कभी कभी क्या होता है, पेपर बनाने वाला भी चाह मुझे क्या करता है, वो ऐसा क्वेश्चन डाल देता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, अगर वो 50 दिया हुआ है, नोटा दिया हुआ है, नोटा नहीं दिया है तो आप नोटा मार सकते हो, 53 ले सकते हो। लेकिन ऐसे प्रश्न में थोड़ा सा एक दिमाग लगाना कि कभी कभी क्या होता है, वो 53 पूछना चाहते हैं, सॉरी 52 पूछना चाहते हैं वो। ठीक है, अब अगर नहीं है यहाँ पे, मान लो किस चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 54 दिया हुआ है, 53 दिया ही नहीं, तो सही सी बात क्या है? वो 52 पूछा जाता है। ठीक है, तो नोटा भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे आपने स्वविवेक का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा 52 मार देना, क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय हिंदी मानक समिति ने ऑलरेडी संख्या क्या बढ़ा कितनी कर दी है? 53 कर चुकी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप नोटा का प्रयोग कर सकते हो, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दावा आपत्ति। ठीक है, और अगर आंसर 52 ले लिया तो, इसलिए कभी कभार अपने स्वविवेक का भी प्रयोग करना है। लेकिन हमको क्या आंसर लेना है? 53, क्योंकि हिंदी मानक समिति ने क्या बढ़ा कर दिया है? 53, हमारे पास सोर्स है, तो हम क्या करेंगे? दावापत्ति करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम 53 लगाएंगे। ठीक है, जब एकदम समझ में नहीं आए तो 52 लगाना। कब देखेंगे? इस तरीके का ऑप्शन देखेंगे, तब ऑप्शन देख के हमको चूज करना है। ठीक है, वहां पे तो आप साक्षी जी क्या करिएगा कि 90% समय पे क्या करेंगे? 53 का यूज करेंगे। ठीक है, स्वविवेक का प्रयोग करेंगे राष्ट्रपति टाइप का, तब क्या करेंगे? 53 की जगह पे क्या यूज करेंगे हम लोग? 52 का यूज करेंगे, जब ऐसा ऑप्शन दिखेगा तो। ऑप्शन 53 नहीं है, नोटा भी नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? 52। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया री का, है ना? नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, अब वर्णों की संख्या कितनी हो चुकी है? 52 प्लस 1। ठीक है, 39 प्लस 1, 39 प्लस 1 क्या है आपका? देखो यहाँ पे 39 प्लस 1 क्या है आपके? व्यंजन है, व्यंजन है। ठीक है, और 13 क्या है? 13 क्या है? स्वर है।
तो टोटल मिल कितना हो जाता है 53। ठीक है, तो इसी को दिखा हुआ है 52+1। एग्जाम में भी ऐसे लिखेगा 52+1, तब भी लगा क्या पता 52 लिखे। ठीक है, और 52+1 भी आ सकता है ऑप्शन में। तो 53 हो जाएगा 53। कुल स्वर कितने हैं 13, परंपरागत रूप से बताया था कितने हैं परंपरागत रूप से। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी है, तो 13। लेकिन वर्तमान में हम जानते हैं कि स्वर कितने हैं 11, क्योंकि इसमें अम और अह क्या आते हैं अयोगवाह आते हैं। ठीक है, अम और अह कहाँ क्या है अयोगवाह है। तो इसको लेकर कितना लेंगे मूलतः कितने हैं, मूलतः स्वरों की संख्या बोलेगा तो कितने हैं 11। ठीक है, 11 कुल स्वर 11 है, अयोगवाह 2 जोड़ देंगे 13 हो जाएंगे। कुल पूछे या परंपरागत पूछे, कुल ये सब देखना वहां पे। ठीक है, पीवाईक्यू लगाना हिंदी का, उसमें लिखा होगा कुल परंपरागत तो क्या लेंगे 13। ठीक है, मूलतः कितने हैं 11, अम और कहाँ का है क्या है ये अयोगवाह है। ठीक है, क्या है अयोगवाह। ठीक, समझ में आ गया। चलो फिर समानता बोलेगा स्वर, समानता या मूलतः, समानता शब्द देखना, शब्द शब्द क्या लिख रहा है समानतः या मूलतः स्वरों की संख्या कितनी है 11, जबकि परंपरागत या कुल स्वरों की संख्या कितनी है 13। ठीक है, कुल व्यंजन कितने हैं तो 40 बता दिया। ठीक है, 40 में क्या लेते हैं 39+1 लेते हैं। ठीक है, एक क्या जाता है विशिष्ट व्यंजन जिसको क्या बोलते हैं ल। ठीक है, एक में क्या है विशिष्ट व्यंजन है ना, विशिष्ट विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन जिसको क्या बोलते हैं ये वाला। ठीक है, लिरी नहीं है ल है ल। ठीक है, राजस्थानी मालवी मेवाती में इसका प्रयोग किया जाता है बताया था। ठीक है, तो मूल व्यंजन कितने हैं 33, लेकिन केंद्रीय हिंदी मानक समिति ने भी क्या बोल दिया इसमें 33+2, यानी कि बोल गया है 33+2, यानी कि मूलतः व्यंजन 35 मान लिया ड और ढ को लेकर। ठीक है, उच्छिप्त वर्ण को लेकर ना, ड और ढ को लेकर क्या बोल दिया है 35। ठीक है, तो ये सब देख लगाना है ऑप्शन में वहां पे। तो ये संख्या वाला हो गया क्वेश्चन आता है ऐसे। ठीक है, इस संख्या वाला क्वेश्चन में नेक्स्ट ये छूटा हुआ था वर्ष व्यंजन, वर्ष ध्वनिया क्या होती है छूटा हुआ था। तो वर्ष ध्वनिया क्या होती है वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ कभी ऊपरी मसूड़ों जिसे वर्ष कटक कहते हैं, जो हम ऐसे उच्चारण करते हैं तो जीभ पलट के यहाँ पे जो मूर्धा को टच करता है इसे क्या बोलते हैं वर्ष कटक। वर्ष कटक कहते हैं कुछ होती है या उसके पास आती है, इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग वर्ष ध्वनिया कहते हैं। ठीक है, अगर मेंस में आता है 2 नंबर में तो ऐसे लिखना है कि वे व्यंजन जो उच्चारण करते समय जीभ के ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं वर्ष व्यंजन कहते हैं। इसमें मुख्यतः 5 व्यंजन है न, र, ल, स और ज। ठीक है, न, र, ल, स, ज। ठीक है, ठीक है, नर सलज भी लिख सकते हो, नर सलज लिख सकते हैं ना, लसज लिखना सलज लिख लो, नर सलज। नर क्या है सलज है, मतलब सलज जिसमें लज्जा है। नर को क्या होती है लज्जा होती है, तो लज्जा को सलज, लज मतलब लज्जा के साथ। ठीक है, नर सलज याद रहेगा। यही क्या है वर्ष ध्वनिया है, इसको एलिवोलर साउंड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जहां जीभ का अगला हिस्सा ऊपरी दांत को स्पर्श करेगा या दांत के पीछे भागों से स्पर्श करेगा, उसे बोलेंगे हम लोग वर्ष ध्वनिया। अब इसको होता क्या है मुंह के अंदर ऊपरी दांतों के ठीक पीछे का मसूड़ा उभरा हुआ आता है, इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग वर्ष कटक कहते हैं, एलोवर रिड। ठीक है, इन ध्वनियों को बोलते समय जिह्वा के नोक का अगला हिस्सा वर्ष कटक होता है, जिह्वा के नोक का ठीक है ऊपर का छुएगा, इसके करीब आता है, जिससे हवा रुक कर या घर्षण के साथ बाहर निकलती है। हवा क्या करती है घर्षण के साथ बाहर निकलती है। जैसे बोलो न, ल, स, ज, र। जीभ क्या हो रहा है अगला हिस्सा टच हो रहा है ऊपर, दांत के ऊपर टच हो रहा है, न, ल, स, ज, र। हवा क्या निकल रहा है बाहर हो रहा है, पहले घर्षण हो रहा है बाहर निकल रहा है। तो ये नल नर सलज, नर सलज क्या है वर्ष ध्वनिया है। ठीक है, नयन में बोलो नयन, बोलो नयन टच हो रहा है आगे का हिस्सा। ठीक है, रथ बोलो रथ, रथ। ठीक है, लाल, लाल, लाल टच हो रहा है। सर, सर बोलते हो हर बार। ठीक है, सर। जल, फारसी में क्या बोलते हैं जल बोलते हैं जल। ठीक है, ठीक है,
तो ये जो ना बोलते समय जीभ की नोक ऊपर के मसूड़ों पर टच करती है, सा बोलते समय जीभ का अगला हिस्सा भी मसूड़ों पर टच करता है और घर्षण पैदा होता है, हवा हवा निकलती है। ठीक है, तो संक्षेप में क्या होता है, ये वही ध्वनियां हैं जो जीभ और मसूड़ों के बीच स्पर्श से बनती हैं और हिंदी में नरसलज इसके प्रमुख उदाहरण है। और यही नरसलज क्या है, नरसलज क्या है, वर्ष ध्वनियां। ठीक है, समझ में आ गया वर्ष ध्वनियां क्या होती हैं। एग्जाम पूछा गया इनमें से कौन सा वर्ष ध्वनि नहीं है, तो नरसलज नहीं है, और मतलब है इसमें, बाकी नहीं है। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप था। इसके अलावा हमारा ये खत्म हो गया स्पेशल, और कुछ हमको पढ़ना है विशेष नियम। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे पूछेगा सीक्वेंस नहीं पूछेगा, वहां पूछेगा कि न र साला जब में से कौन से ध्वनियां नहीं है। ठीक है, हमको आज पढ़ना है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, जैसे संगम क्या होता है, अनुतान क्या होता है, ऐसा पढ़ना है। ठीक है, तो हाँ ये सब मेंस का टॉपिक है, फिर भी कभी कभार व्यापम में ना आजकल थोड़ा एडवांस हो चुके हैं तो इन लोग पूछ देते हैं। ठीक, चलिए साक्षी क्लियर हो गया ना, ओके ओके ठीक। तो चलिए, संगम क्या होता है उच्चारण के समय दो शब्दों के मध्य अल्पकालीन विरामावस्था या मौन अवस्था होता है। जब उच्चारण करते हैं दो शब्दों के बीच में जो हम लोग मौन हो जाते हैं तो उसी क्या बोलते हैं हम लोग, संगम। ठीक है, जैसे मैंने दूध पी लिया। ठीक है, मैंने दूध पी लिया, बीच में हम लोग रुक रहे हैं, मैंने दूध पी लिया। ठीक है, तो बीच में जो हम लोग गैप दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यही क्या है, संगम है। यहाँ चारों शब्दों के बीच क्या है, अल्पकालीन स्थिति है। क्या है, अल्पकालीन विराम आ रहा है। जैसे मैंने दूध पी लिया, अगर मैं बिना रुके बोलूंगा तो मैंने दूध पी लिया, मैंने दूध पी लिया, मैंने दूध पी लिया, रुक नहीं रहा हूँ। ठीक है, होगा ना, तो यहाँ क्या बोल रहा हूँ, मैंने दूध पी लिया। ठीक है, जो अल्प विराम है, हम लोग अल्प समय, थोड़े समय के लिए जो रुक रहे हैं, वही क्या है, संगम। लेकिन ऐसे अगर हम देखें तो संगम का मतलब क्या होता है, मिलन होता है। ठीक है, तो क्या होता है, थोड़े थोड़े रुकने से जो एक सेंटेंस का जो मिलन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, संगम। यहाँ संगम मतलब ये है। ठीक है, तो मैंने दूध पी लिया। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा रुकने से जो मिल रहा है वो क्या है, संगम है। ठीक है, अगर नहीं रुका तो क्या बोलूंगा, मैंने दूध पी लिया, मैंने दूध पी लिया, मैंने दूध पी लिया, रुक ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, समझ में आएगा। अर्थात चारों शब्दों के अलग अलग पढ़ा या लिखा जा सकता है, मतलब इसमें क्या होंगे, मैंने दूध पी लिया। ठीक है, हाँ अगर ऐसे मैं लाइन खींच दूं एक ठो, जो क्या बोलते हैं, शिरोरेखा, अगर ऐसा खींच खींच दो तो अलग अलग पढ़ सकते क्या, मैंने दूध पी लिया, मैंने दूध पी लिया, मैंने दूध पी लिया। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, लिखा पी और लिया के बीच में संगम को हटा दिया जाए तो वह नया शब्द पीलिया हो जाएगा। ठीक है, पी और लिया को बीच का हटा दिया जाए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पीलिया, मैंने दूध पी लिया। ठीक है, ठीक, और एक बीमारी का नाम आ जाएगा। ठीक है, जैसे वह पीलिया से ग्रसित है, और अगर इसको मैं कर दूं अलग से क्या हो जाएगा, वह पीलिया से ग्रसित है। तो क्या हो जाएगा, वह वो वाला आ जाएगा, देखो पी लिया। अगर मैं पीलिया को यहाँ से मात्रा, देखो यहाँ पे क्या था कि दोनों में गैप था, अब यहाँ पे क्या है, दोनों में गैप हटा देता हूँ, दोनों ये सही है, पर मैं यहाँ हटा देता हूँ क्या होगा, मैं वह पी लिया से ग्रसित था। ठीक है, अर्थ का अनर्थ, अब बीमारी ना होकर क्या हो जाएगा, ये नशा हो जाएगा। ठीक है, मैं पी लिया से ग्रसित था, मतलब कुछ पी लिया था उससे ग्रसित हो गया, और मैं पी लिया से ग्रसित था। मतलब जहां पे क्या है, गैप चाहिए और कहां पे गैप नहीं चाहिए, तो उनके बीच का जो समय होता है, अल्प विराम होता है, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, संगम। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं, बहुत इजी थे। एक और उदाहरण है, जैसे कि अशोक पुत्र के साथ क्या गया, बाजार गया। अशोक कहाँ गया है, पुत्र के साथ बाजार गया है। ठीक है, उपरोक्त वाक्य में अर्थ है कि अशोक नाम का कोई व्यक्ति है जो अपने पुत्र के साथ बाजार गया है, नाम से स्पष्ट है, अशोक पुत्र के साथ बाजार गया। इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, जैसे ही अशोक और पुत्र के बीच में संगम हटा दे तो अशोक पुत्र के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अशोक पुत्र ऐसा कहलाएगा, जैसे कि मैं रमेश पुत्र हूँ। ठीक है, तो वैसे हो जाएगा अशोक पुत्र। अशोक पुत्र के रूप में वाक्य बनाया तो इस तरह वाक्य बनेगा, अशोक पुत्र श्रीलंका में बुद्ध का संदेश लेकर पहुंचा। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, अभी यहाँ क्या बोल रहा है, अशोक जा रहा है पुत्र के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अशोक पुत्र, अशोक का पुत्र का नाम क्या था, संघमित्रा और महेंद्र। ठीक है, अशोक पुत्र का नाम था महेंद्र। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि महेंद्र जो है वो श्रीलंका में बुद्ध का संदेश लेकर के जा रहा है, प्रचार करने। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपका, ये अलग से अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है। ठीक है,
अर्थ का अर्थ क्या हो जा रहा है कि महेंद्र पुत्र श्रीलंका में बुद्ध का संदेश लेकर पहुंचा है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अशोक पुत्र का बजाया जा रहा है, मतलब यहाँ पे हो रहा है कि अशोक और पुत्र दोनों बजाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अशोक का पुत्र जो अकेला कौन है, महेंद्र, वो श्रीलंका में कहा जा रहा है, बुद्ध का संदेश लेकर के। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये ज्यादा इजी है। अशोक पुत्र श्रीलंका में बुद्ध का संदेश लेकर पहुंचा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अशोक श्रीलंका नहीं पहुंचे बल्कि बुद्ध का संदेश लेकर के पुत्र पहुंचा है। तो वही मैंने बता दिया कि महेंद्र जगह है, उसका पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र, और पुत्री का नाम क्या था, संघमित्रा। तो आपका हिंदी में हिस्ट्री रिवाइज हो गया। ठीक है, ठीक है। तो महेंद्र और संघमित्रा दोनों गए थे, जिसमें यहाँ ये बता रहा है कि महेंद्र जो है श्रीलंका में गया था, जबकि अशोक गया था। ठीक है, और यहाँ पे ये पता चल रहा है कि अशोक और उसका पुत्र दोनों कहाँ गए थे, पजार गए थे। तो इससे क्या होता है, जो अल्प विराम है वही क्या है, आपका ठहराव ही क्या है, संगम है। समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट है टोन, तान। ठीक है, तान क्या होता है, हम लोग तान देखेंगे। टोन, जैसे हम बोलते हैं स्वर तंत्र में होने वाले कंपन या घोष के उतार चढ़ाव को तान कहते हैं। जो हमारे स्वर तंत्र में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है, याद रखिएगा क्या होता है ये, उतार चढ़ाव, कंपन या उतार चढ़ाव। घोष, सघोष पढ़ चुके हम लोग, पढ़े ना घोष, अब याद नहीं करना है ना। संसार में क्या है, एक दो लोग क्या है, अघोरी हैं, बाकी सब एक दो लोग अघोरी हैं, दो चार महापाड़। तो जब एक दो अघोरी हो, तीन चार प्रकार क्या हो गया, सघोष या घोष। ठीक है, तो इसकी किस बात हो रही है, दूसरा सॉरी तीसरा चौथा और पांचवा की। ठीक है, तो हर वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा क्या हो जाएगा कि उतार चढ़ाव को, कंपन होने वाले स्वर तंत्र में होने वाले कंपन या घोष के उतार चढ़ाव को क्या बोलते हैं हम लोग, तान कहते हैं। तान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टोन। नहीं बोलते अरे टोन मत मार, टोन जो है ना वो इंग्लिश शब्द है, हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो टोन क्या है, इंग्लिश शब्द है। इसका अर्थ है कि मुख विवर से निकलने वाली वह ध्वनि जो लय से युक्त होती है। तान को क्या बोलते हैं हम लोग, सुर भी गाते हैं। तो टोन क्या है, टोन को क्या बोलते हैं हम लोग, सुर, लय, ताल, पढ़े होगे ना, सुर, लय, है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सुर बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं लय, बोलते हैं तान, बोलते हैं। वस्तुतः एक से अधिक ध्वनियों से शब्द बनता है, और तान शब्द स्तर पर होता है, मतलब कि इसका एक लय होता है, एक स्तर होता है। ठीक है, हिंदी तान प्रधान भाषा नहीं है, कुछ भाषाएं तान प्रधान होती है, तान मतलब कि टोन बेस्ड होती है, तो हिंदी याद रखना क्या है, टोन बेस्ड नहीं है। ठीक है, हिंदी क्या है, टोन बेस्ड नहीं है। कुछ भाषाएं तान प्रधान होती है, उसमें तान के कारण शब्दों के अर्थ में भी भेद होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मंदारिन चीन की राजभाषा है, थाई भाषा, पंजाबी भाषा, इन सब में क्या होता है, तान से होता है। तो बस याद रखना कि शब्दों के उतार चढ़ाव या कंपन जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं सुर, लय। ठीक है, तो हिंदी याद रखना, हिंदी में क्या है, तान भाषा नहीं है, क्योंकि हिंदी जो भाषा है ना, वो बहुत सारे शब्दों का संगम है। ठीक, तो किसमें होती है, मंदारिन में होता है, थाई भाषा में, पंजाबी में होता है। समझ में आया, तो कुछ समझने का नहीं है। तान क्या होता है, कंपन या घोष जो उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, तान। ठीक है, अब पढ़ते हैं अनुतान। अनुतान क्या होता है, जिस शब्द अथवा वाक्य उच्चारण करते समय उसमें सुर के उतार चढ़ाव को, सुर के जो उसमें सुर के बोलता था, सिर्फ टोन, लय को क्या बोलता था, तान, और उसके उतार चढ़ाव, सुर के उतार चढ़ाव को क्या बोलता है, अनुतान कहते हैं। ठीक है, जैसे सुर के उतार चढ़ाव होता है, इससे क्या होता है, एक लहर बन जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं आगे इसे सुर के उतार चढ़ाव से क्या होता है, एक लहर बन जाता है, इसलिए अनुतान क्या बोलते हैं हम लोग, सुर लहरी बनते हैं। सुर का क्या बन जाता है, लहर बन जाता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सुर लहरी। ठीक है, और लेकिन जो ध्वनियां होती हैं, हाँ, तान क्या है, केवल क्या है, ध्वनियां हैं जिसको उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, तो दोनों फर्क देख लो। पहली बात तो आपका कंपन सिर्फ होता है, और या फिर घोष का जो उतार चढ़ाव होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, घोष का उतार चढ़ाव। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, तान बोलते हैं। जबकि यहाँ पे सुर का जो उतार चढ़ाव है, इसे क्या बोलते हैं, अनुतान बोलते हैं, इनोटेशन। ठीक है, इनोटेशन। ठीक है, विराम चिन्हों के प्रयोग से शब्दों और वाक्यों में अनुतान होता है। तो विराम चिन्ह का यहाँ पे क्या होता है, विशेष महत्व होता है। ठीक है, इसमें वाक्य के अर्थ में आंशिक या कभी कभी क्या होता है, पूर्ण रूप से परिवर्तन आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे रोको मत जाने दो, क्या लिखा है, रोको मत जाने दो। ठीक है, मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, रोको मत जाने दो, तो मतलब यहाँ बोल रहा है रुको मत जाने दो उसको। अब मैं बोल रहा हूँ रोको मत जाने दो। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूँ, रोको उसको मत जाने दो। ठीक है, तो शब्द का लहरी चेंज हो रहा है ना,
शब्द लहरी स्वर लहरी क्या हो रहा है, चेंज रहा है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ठीक है, गाना भी निकला, रोको मत जाने दो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रोको मत, उसको रोको मत जाने दो उसको, और इसमें क्या बोल रहा है, उसको रोको मत जाने दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये यही क्या है, अनुतान है। तो स्वर लहरी का जो चेंजेस होता है बोलते समय, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, अनुतान, इनोटेशन, ठीक है। तो ये मेन क्या है, पूर्ण विराम का गेम है। पूर्ण विराम अगर आगे पीछे लग गया तो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो रोको मत जाने दो, मतलब उसको रोकना है, नहीं जाने देना है, और रोको मत जाने दो, ठीक है। तो उपरोक्त दोनों वाक्य के अर्थ में अल्प विराम का ही क्या है, परिवर्तन आ गया है, इसी से जिसके क्या होता है, अर्थ चेंजेस हो जाता है, ठीक है। तो अर्थ पूर्ण विराम का क्या होता है, इसमें विशेष महत्व होता है, किसमें, अनुतान में, ठीक है, याद रहेगा। तो कुछ नहीं है, तो समझने की चीजें मेंस में आता है सब चीज, ठीक है। लेकिन कभी कभार एग्जाम में पूछ देगा कि रोको मत जाने दो, ठीक है, इसका सही क्या बोलता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य शुद्धि आ जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे ना पूछ के आपसे वाक्य शुद्धि पूछ देता है, वाक्य शुद्धि पूछ देगा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ऐसे करके लिख देगा कॉमा लगा के, पूछेगा कि कॉमा का सही प्रयोग कहाँ होगा, ठीक है। अनुतान, इसकी इसी इसी को क्या बोलते हैं, अनुतान। या फिर ये पूरा लिख कर देगा, हिंदी शब्द अथवा वाक्य उच्चारण करते समय उसमें सुर के उतार चढ़ाव क्या कहते हैं, तो सुर की जो लहरी होती है उतार चढ़ाव क्या बोलते हैं, अनुतान, ठीक है। और केवल क्या होता है, आपका कंपन, स्वर तंत्र में जो कंपन होता है या घोष में उतार चढ़ाव को क्या बोलते हैं हम लोग, तान कहते हैं, ठीक है। तान मतलब टोन भी होता है। चलिए अब देखते हैं अनुतान, अनुतान के प्रकार। अनुतान तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं अनुतान, तीन प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से अनुतान होते हैं, चलिए देखते हैं। पहले बात करता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, अनुतान कितने प्रकार के होते हैं, अनुतान होते हैं तीन प्रकार के। पहला होता है आरोही, ठीक है, आरोही मतलब बढ़ता हुआ, अवरोही मतलब घटता हुआ, और एक सामान्य मतलब इक्वल, ठीक है। आरोही, जब नीचे सुर से ऊंचे सुर की उठना हो, जब स्वर क्या हो, लो हो पहले बोलते समय, और बोलने के बाद क्या होता है, वो हाई हो जाता हो, पिच, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, आरोही। अवरोही, जब ऊंचे स्वर से नीचे सुर की ओर जाना हो, ठीक है। जब शादी हो जाता है तो महिलाओं का स्वर क्या होता है, आरोही होता है, तो आरोही अनुतान। और यहाँ पे क्या हो जाता है, पुरुषो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे याद कर लो, महिला और पुरुष, ठीक है, जोड़ा है, ठीक है। जब महिला बोल रही है पहले नीचे सुर से आवाज करेगी, फिर धीरे क्या होता है, आवाज बढ़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, आरोही अनुतान। और जब पुरुष, जब शुरुआत में तो क्या होता है, बॉस रहेगा, पर जैसे ही शादी होता है क्या होता है, ऊंचे सुर से नीचे सुर की हो जाता है, ठीक है, ये क्या होगा, अवरोही अनुतान, ठीक है, याद हुआ। चलो, और क्या समान अनुतान क्या होता है, जिसको दोनों को समान हो जाएगा। अब दोनों मैच्योर लेवल के रहेंगे, दोनों एक दूसरे क्या होगा, बब्बर से रहेंगे, दोनों क्या हो जाएगा, सुर समान रहेगा। जब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहेंगे तब तक क्या हो जाएगा, समान रहेगा, ठीक है। जैसे ही ये क्या बन जाएगी, बीवी बन जाएगी, तो इसका सुर क्या होगा, कम रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे समझ में आ गया, आरोही अवरोही और समान, ठीक है। तो आरोही अनुतान क्या होगा, जब नीचे सुर से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। और अवरोही अनुतान क्या होगा, जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा। और समान लेवल कब रहेगा, जब दोनों अपने आप में क्या होंगे, समान होंगे, मतलब सुर का दोनों क्या होगा, समान होगा, ठीक है। अब जीवन में कभी नहीं बोलोगे मरते मरते जाएगा ये, ठीक है, ठीक। इसे निम्न उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं, उदाहरण देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे भारत जीत गया, तो प्रश्नवाचक वाक्य नीचे नीचे सुर से ऊपर, देखो भारत जीत गया, पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं, भारत जीत गया, मतलब जब जीत बोल रहा हूं तो क्या हो रहा है, स्वर लहरी क्या हो रही है, बढ़ गया अचानक, ठीक है। सुर ऊपर हो जाना, कैसे बोल रहा है, आरोही, सुर ऊपर जा रहा है, भारत जीत गया, तो मतलब क्या हो रहा है, स्वर नीचे से ऊपर जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, वाह भारत जीत गया, पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाह, ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे, वाह भारत जीत गया, वाह, आ गया यार, ऐसे। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सुर को ऊपर खींचा, वाह भारत जीत गया, तो क्या कर रहा हूँ, नीचे ला रहा हूँ, अब समझ में आया? तो ये क्या है, आरोही अनुतान, ये क्या है, अवरोही अनुतान। मतलब क्या हुआ है, पहले मैं वाह बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ भारत जीत गया, मतलब उसको नीचे लेके आ रहा हूँ, समझ में आ गया। तो एग्जाम में क्या करोगे, ऐसे बोल के देखना, ठीक है, बोलने से समझ में आ जाएगा, भारत जीत गया, जीत ज्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वाह पे ज्यादा जोर रहे हैं, किस पे दे रहे हैं, यहाँ पे जीत पर और यहाँ पर वाह पे दे रहे हैं, तो समझ में आ गया। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो आरोही मतलब बढ़ते, और अवरोही मतलब अ का मतलब होता है घटना, अ का मतलब क्या होता है, घटना, ठीक है। तो अवरोही मतलब घटते हुए, तो वाह भारत जीत गया, तो ये क्या हुआ है, पहले ज्यादा फिर कम, ठीक है। अब नॉर्मल, भारत जीत गया, इसमें कुछ नहीं है, भारत जीत गया, नॉर्मल है, मतलब क्रम क्या है, समान है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है। तो स्वर स्वीकारोक्तिपूर्ण वाक्य है,
मतलब नॉर्मल कोई से पूछते क्या हुआ आज, भारत इंडिया आज तो मैच है, आज वैसे ही मैच है, तो पूछेंगे क्या हुआ, भारत जीत गया, नॉर्मल। तो ये क्या है, स्वीकारोक्तिपूर्ण वाक्य बोलते हैं इसको। सुर का क्या होता है, सामान्य रहना, सामान्य, भारत जीत गया। अब उसी में बोल दूंगा वाह भारत जीत गया, अरे भारत जीत गया क्या, ऐसा बोला, अरे भारत जीत गया क्या, अरे चोट लग गई क्या, है ना, कोई गिरे अरे यार गिर गया, ठीक है ना, ठीक है, समझ गए। चलो ये समझ में आ गया, ये 3 भाग होते हैं अनुतान, आरोही अवरोही और सामान्य, ठीक है, बोलने क्रम समझ जाओगे आप। नेक्स्ट है बलाघात। अब बलाघात क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, इसमें 2 शब्दों का संधि विच्छेद कर दो, बल धन आघात से मिलकर बना है, क्या मिलकर बना है, बल धन आघात लिखा हुआ है, बल धन आघात से मिलकर बना है बलाघात। बलाघात का अर्थ क्या होता है, किसी पर जोर देना, बल देना, बल देना, नाम से स्पष्ट क्या है, बलाघात। आघात मतलब क्या होता है, प्रहार, मतलब किसी को आघात खाता है, ठीक है, ज्यादा खाते हैं उसको बोलते हैं आघात ले खा रहे हैं, ठीक है। तो ये बलाघात पर क्या होता है, किसी अक्षर पर बल देना, किसी अक्षर या शब्द पर क्या करना है, बल देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, बलाघात, ठीक है, मतलब बल देते हैं इसलिए क्या बोलते हैं, उसका नाम हो जाता है बलाघात। किसी शब्द का उच्चारण करते समय उसके अक्षर या अक्षर विशेष पर जो बल दिया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बलाघात। वाक्य का उच्चारण करते समय किसी शब्द पर बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं, शब्द पर या अक्षर पर अगर हम लोग बल देते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बलाघात। एकदम इजी है कि अब वाक्य उच्चारण करते समय किसी शब्द या वाक्य पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बल दे रहे हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, बलाघात। अब इसी का प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। बलाघात के 2 भेद हैं, एक है आपका शब्द बलाघात, एक होता है वाक्य बलाघात। वर्क एसेंट, सेंटेंस एसेंट। अब शब्द बलाघात क्या होता है, जैसे शब्द बोलते समय किसी अक्षर पर बल दिया जाए, शब्द बोलते समय किस पर बल दिया जाए, अक्षर पर बल दिया जाए, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, शब्द बलाघात, ठीक है। एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में जब सभी वर्ण हस्व, हस्व मतलब छोटे, ठीक है, हस्व मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है, लघु हो तो बलाघात अंतिम से पहले अक्षर पर होता है। देखो एक ट्रिक है शब्द बलाघात का, जब एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में जब सभी वर्ण हस्व यानी कि छोटा, लघु हो तो बलाघात क्या होता है, अंतिम मतलब लास्ट से पहले अक्षर का होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अहमद, अब यहाँ पे अहमद में क्या दिख रहा है, सभी वर्ण, हाँ म जो है लघु हो, ठीक है, सभी वर्ण हस्व लघु हो तो क्या होता है, बालाघात, तो अहमद, तो हम लोग लास्ट में देखना क्या, कहां पे जा रहे हैं हम लोग, म में जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सभी वर्ण क्या है, हस्व, देखो यहाँ पे क्या है, ह म द, ये सब क्या है, इसमें मात्रा भी क्या है, सब में छोटी छोटी लगी हुई है, ठीक है। तो सभी अक्षर वाले एक से अधिक अक्षर वाले सब क्या है, एक हाँ ठीक, वही वही बोल रहा हूँ, देखो क्या बोल रहा है, पहला तो एक से अधिक अक्षर है, एक से अधिक शब्द है, और सभी वर्ण क्या होना चाहिए, हस्व, सभी में छोटे छोटे, पहला में क्या है, सभी वर्ण छोटे मतलब क्या होता है, हस्व स्वर मतलब क्या होती है, एक मात्रा, एक मात्रा, यहाँ हस्व कहने का मतलब क्या है, एक मात्रा, सभी में देखो क्या है, एक मात्रा लगा हुआ है ना, कोई भी में 2 मात्रा नहीं है, तो इसका मतलब है कि सभी एक से अधिक अक्षर हो और हस्व हो मतलब कि एक मात्रा हो, तो बलाघात क्या होता है, अंतिम से पहले, अंतिम क्या है, द, और उससे पहले वाला क्या है, म, यहाँ पे त है, उससे पहले क्या है, की, उससे पहले ल है, ल के पहले क्या है, ली, और सड़क में क है, उससे पहले क्या है, ड़, और इसमें त है तो त, क त होता है, ठीक है, त से पहले क, हाँ हाँ, फिर शब्दों में है ना, सॉरी उपरोक्त में नहीं आएगा, उपरोक्त तो लिखा हुआ है, अरे यार, ठीक है, उपरोक्त नहीं आएगा, ठीक, ठीक, चलिए। तो यहाँ पे देखें अहमद, अहमद एक तो 4 शब्दों का वाक्य है, एक से अधिक वाक्य है बोला है, मात्रा क्या है, हर्ष होना चाहिए, सभी में क्या है, एक मात्रा है, ठीक है। तो क्या होगा, अंतिम से पहले में बालाघात होगा, जैसे हम बोल रहे हैं तो कैसे बोलेंगे, अहमद, म में ज्यादा जोर, म में हम जोर दे रहे हैं, अहमद, ठीक है। जैसे हम पुलकित बोल रहे हैं, पुलकित, की में जोर दे रहे हैं, ठीक है, ता के पहले, सलील, ठीक है, सलील, ली में जोर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सड़क, ड़ ड़ में जोड़ दे रहे, सड़क, सड़क बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जब ऐसा होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बलाघात, बल दिया जाता है जिस पे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बलाघात, ठीक है। और क्या होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए, अंतिम से पहला होना चाहिए, मात्रा एक होनी चाहिए, तब क्या बोलेंगे उसे, बलाघात। शब्दों के बीच में जब एक ही अक्षर दीर्घ हो, एक अक्षर क्या होना चाहिए, बड़ा, दीर्घ मतलब क्या होना चाहिए, 2 मात्रा, अप्लुत मतलब क्या होगा, 3 मात्रा, जब दीर्घ हो और बाकी अक्षर लघु हो मतलब कि एक ही अक्षर क्या होगा, 2 मात्रा, बीच वाला, बाकी सब क्या होना चाहिए,
छोटे होने चाहिए। लघु मतलब एक मात्रा, ठीक है, लघु मतलब एक मात्रा हो, तो दीर्घ अक्षर पर आघात होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अमरकंटक, अब देखो क में क्या लगा है, अंक की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, मात्रा लग गया मतलब क्या हो गया, ये दीर्घ हो गया, ठीक है। बाकी सब में क्या है, एक मात्रा है, सब में क्या है, एक मात्रा है। कमंडल, यहाँ पे भी क्या लग गया, अंग लग गया, मतलब अंग की मात्रा लग गई, ठीक है। ये भी क्या हो गया, दो मात्रा हो गया। पहले तो म में अ की मात्रा लगी है, फिर अंग की मात्रा लगी है। वैसे गिलास में दो मात्रा लग गया, ठीक है। पहाड़ में भी दो मात्रा लग गया, मकान में भी दो मात्रा लग गया। मित्रेश, इसमें एक की मात्रा लगी हुई है। मित्र धन ईश, मित्रेश, इसमें भी दो मात्रा लग गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जहां भी बोल रहा है कि अगर दो मात्रा हो, मतलब एक दीर्घ हो, बाकी सब क्या होता है, लघु होता है, ठीक है। वहां पे भी क्या होता है, बलाघात होता है। बीच वाले में जो बड़ा होता है उस पर बलाघात होता है। तो जैसे अमरकंटक में जो इसमें सब में बड़ा कौन सा है, कन बड़ा है। इसमें बड़ा कौन सा है, मन बड़ा है। इसमें बड़ा कौन सा है, ला बड़ा है। इसमें हा बड़ा है। इसमें का बड़ा है। इसमें त्रे बड़ा है। तो जो बड़ा है उस पर क्या होगा, बलाघात होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अमरकंटक, हम लोग क्या बोलते हैं, कण को ज्यादा जोर देते हैं, अमरकंटक। बाकी सब क्या है, छोटा है। दूसरा क्या बोल रहा है, कमंडल, मन में ज्यादा जोर दे रहे हैं, कमंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, गिलास, गिलास, ला में ज्यादा जोड़ दे रहे हैं, गिलास। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पहाड़, पहाड़, हाड़ में ज्यादा जोड़ रहे हैं, पहाड़, ठीक है। मकान, मकान, का में ज्यादा जोड़ दे रहे हैं ना, ठीक है। और मित्रेश, त्र में ए में जोड़ रहे हैं, ज्यादा जोड़ रहे हैं, क्योंकि हर बड़ी मात्रा है। जिसमें भी दो मात्राएं हैं, देखो दीर्घ स्वर है, उसको वही क्या हो जाता है, बालाघात। दो नियम है, पहला तो याद रखना, बाकी सब स्वर होंगे, सॉरी स्वर बोल रहा हूँ, सभी लघु होंगे, ह्रस्व होंगे, तो उसमें क्या रखना, जो बीच वाला होगा, सॉरी लास्ट से पहले वाला, उस पर क्या होगा, बलाघात। और जब बड़ा हो जाएगा, बाकी सब छोटा रहेगा, एक बीच में बड़ा होगा, जिसमें बड़ा होगा उस पर क्या होगा, बलाघात, ठीक है। तो ऐसे ही अगर बोल के देख लेना, ठीक है, जिसमें बड़ा होगा उसमें बलाघात होगा। इस नाम, इस बोलने से स्पष्ट हो जा रहा है, अमरकंटक, ठीक है। कमंडल, जिसमें जोर दे रहे हैं, मन में, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम नियम देख रहे हैं, लेकिन जब हम बोलेंगे तो खुद पता चल जाएगा, ठीक है। गिलास बोल रहा हूँ, तो गी लास, ला में ज्यादा मात्रा हो रहा है, तो जिस पर हम जोर दे रहे हैं, जिस पर हम बल दे रहे हैं, वही क्या है, बलाघात है, ठीक है। चलो, हो गया। बस समझने का, एग्जाम में ना ये सब चीज क्या होता है, ओरली बोल के पढ़ के समझना है, ठीक है। नेक्स्ट, उपरोक्त सब हमने रेखांकित, रेखांकित में कंग मंग ला हा हम लोग पढ़ लिए, इसी को दीर्घ बलाघात कहते हैं। नेक्स्ट है हस्व, हस्व मतलब लघु, ठीक है। लघु अक्षर वाले शब्दों के बीच में अर्ध स्वर हो तो बलाघात के अक्षर के पहले भी अक्षर पर पड़ता है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, लघु अक्षर यानी छोटे अक्षर के पहले वाले शब्दों के बीच में अर्ध स्वर होने चाहिए। अर्ध स्वर समझते हैं ना, आधा, अर्ध स्वर हो तो बलाघात किससे लगता है, अर्ध अक्षर के पहले वाले में हो जाता है। जैसे इसमें देखते हैं, अग्नि, अग्नि में ग आधा है, ठीक है, तो उसके पहले वाले में क्या हो जाएगा, छोटा वाला में अ में पहला होगा, क्योंकि ये छोटा वाला अर्ध स्वर है ना, इसमें क्या है, छोटी ही है, और ग लगा हुआ है, आधा है, इसलिए पहले वाला में क्या होगा, बलाघात होगा। जहां भी अर्ध स्वर होगा वहां पे क्या होगा, पहले वाला में क्या होगा, बलाघात होगा। जैसे अग्नि, तो अ बोल रहे हैं पहले हम लोग, बलाघात दे अग्नि, अग्नि बोल रहे हैं, अग्नि। जैसे किन्वित, यहाँ पे भी क्या है, आधा है, अर्ध स्वर है, जहां भी आधा है उसके पहले वाले में होगा, आधा वाले के पहले वाले में। जैसे यहाँ पे आधा है, इसके पहले वाले में, ठीक है। यहाँ पे आधा है, आधा के पहले वाले में, यहाँ पे आधा है, इसके पहले वाले में, सॉरी उपरोक्त नहीं है ना, वो तो है, ठीक। तो जैसे अग्नि, आ में जोर दे रहे हैं, ठीक है। किन्वित, की में जोर दे रहे हैं, ठीक है। भक्त, भक्त, भा में जोर दे रहे हैं, ठीक है। सत्य, स में जोर दे रहे हैं, सत्य। जहां भी आधा होगा, ठीक है, अर्ध अक्षर के पहले वाले अक्षर पर बलाघात पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो हम लोग पढ़े शब्द बलाघात, अब हम लोग पढ़ेंगे वाक्य बलाघात, सेंटेंस एसेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग शब्द तीन बलाघात पढ़े, कौन कौन सा, एक तो हम लोग पढ़े ह्रस्व बलाघात, एक पढ़े हम लोग दीर्घ बलाघात, और एक क्या पढ़े, लघु बलाघात, ठीक है। ह्रस्व लघु वही तो है, ठीक है। हम लोग ये पढ़े हैं शब्द बलाघात। शब्द बलाघात हम लोग पहले एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में, शब्दों के बीच में जब आ जाता है दीर्घ अक्षर वाले में, और एक पढ़े हैं अर्ध स्वर में, ठीक है। तीन प्रकार पढ़े हैं, ठीक है। एक पढ़े हैं हम लोग जब एक मात्रा हो, जब दो मात्रा हो, और ये पढ़ रहे हैं हम लोग इसमें आधा मात्रा हो, एक मात्रा, दो मात्रा, आधा मात्रा, ठीक है। अब पढ़े हम लोग वाक्य बलाघात। वाक्य बलाघात क्या होता है, सेंटेंस एसेंट, जब वाक्य में किसी विशेष शब्द को उच्चारण पर जोर दिया जाए उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, वाक्य बलाघात। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, शब्द बलाघात, शब्द में तीन चीज पढ़े थे, एक मात्रा, दो मात्रा और आधा मात्रा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वाक्य बलाघात। वाक्य बलाघात में क्या होगा, जब जब वाक्य में किसी विशेष शब्द उजाला दिया गया हो, क्योंकि हम लोग वाक्य पढ़ रहे हैं और वाक्य में कोई विशेष शब्द उजाला दिया गया है,
ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, वाक्य बलाघात। जैसे वह स्कूल नहीं जाएगा, जैसे किसी शब्द पर बलाघात नहीं है यहाँ पे, वह स्कूल नहीं जाएगा। ठीक, कोई बोलने पर लगा रहा है क्या, कोई जोर मिल रहा है, वह स्कूल नहीं जाएगा। ठीक है, पर अब बोल रहे हैं वह स्कूल नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस है, जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम पढ़ोगे, नहीं, तुम नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जोर दे रहा हूँ। ठीक, जब नॉर्मल सेंटेंस है उसमें क्या है, कोई बलाघात नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे वाक्य, वर्ण बलाघात, शब्द बलाघात, अभी हम लोग वाक्य पढ़ रहे हैं। अब कौन से वाक्य किसी शब्दों पर विशेष जोर दिया जाएगा, अब यहाँ पे क्या जोर दिया जाए, वह स्कूल नहीं जाएगा, मतलब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि अब शादी हो गई, दोनों के हस्बैंड वाइफ के, उसके बच्चे हो गए, अब स्कूल में बच्चे जाने जा रहे हैं, तो मम्मी क्या बोल रही है, वह स्कूल नहीं जाएगा। पापा क्या बोल रहे हैं, वह स्कूल नहीं जाएगा। ठीक है, ये मम्मी बोल रही है, ये क्या बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पापा वाला जो है वो क्या है, ऑर्डर है, और यहाँ पे क्या है, कमांड, रिक्वेस्ट है। ठीक है, वह स्कूल नहीं जाएगा, वो मम्मी बोल रही है, पापा क्या बोले, वह स्कूल नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस पे जोर आ रहा है, नहीं पे। तो यही क्या है आपका वाक्य बलाघात। ठीक है, तो पहला वाला शब्द जो है सामान्य स्थिति है, जबकि दूसरा वाला में क्या हो रहा है, बलाघात दिया जा रहा है। तो नॉर्मल चीजें हैं। जब जरा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा वहां पे, क्वेश्चन मार्क मतलब क्या हो रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, नहीं जाएगा, हाँ ऐसे करेगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है निपात। निपात भी जो होता है बलाघात की श्रेणी में आता है। निपात मतलब जिसमें जोर दिया जाए। ठीक है निपात क्या है, विविध अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का एक वर्ग है जिसे निपात कहते हैं। ठीक है जैसे तक, तो, न, भर, भला, भी, ही शब्द, ये सब क्या होता है, निपात के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, विविध अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। निपात शब्द प्राय क्या होता है, बलाघात रहता है, और इसके कारण उसके पूर्व पद में विशिष्ट आ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे ये सब जब जहां रहेंगे उसके पहले वाले पद में विशिष्ट रूप से हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, तुम भी घर से चले आओ, तुम भी, मैं जोर दे रहा हूं, अभी मैं क्या बोलता, अगर इसको हटा दूं, तुम घर से चले जाओ। ठीक है, तुम घर चले जाओ, नॉर्मल है। लेकिन जब बोलो तुम भी, मतलब वहां कोई और है, तो तुम भी, तुमको भी निकलना है यहाँ, ऐसा ना, स्पेशली बात किया जा रहा है कि तुम भी घर चले जाओ। अब यहाँ पे भी की वजह से क्या हो रहा है, तुम पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा नहीं, तुम भी निकलो यहाँ से। ठीक है, तुम ही घर चले जाओ। अब यहाँ बोल रहा है तुम ही, अब यहाँ पे तुम भी बहुत सारे लोग थे, अब यहाँ पे तुम ही मतलब तुमको ही घर जाना, बाकी कोई नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम क्या बोल रहा हूँ, तुम घर चले जाओ। ठीक है, तो नॉर्मल सेंटेंस है, तुम घर चले जाओ, नॉर्मल, हम मैं एकदम सिंपल में हूँ। हाँ हाँ, तो अब देखो ये नॉर्मल में क्या बोल रहा है, सामान्य में क्या बोलेंगे, तुम घर चले जाओ। लेकिन मुझे जोर दे के बोलना है, एकदम गुस्से में बोलना है, क्या बोलूंगा, तुम ही घर चले जाओ। ठीक है, तुम ही यहाँ से निकलो यहाँ से। ठीक है, दूसरा कोई निकलेगा। तो ये क्या हो रहा है, स्पेशली क्या जा रहा है, जोर दिया जा रहा है इसकी वजह से इस पर, वही क्या है, निपात। जब किसी इन शब्दों, विविध अर्थों में इन सब, तक, तो, न, भर, भला, भी, ही, ये शब्द आए और इसके पहले वाले में क्या होता है, जोर पड़ जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, निपात। ठीक है, तो पहले वाले को में भी पर वाला बात है, जिसके में तुम भी घर चले जाओ, दूसरे वाक्य में ही पर वाला, जिसका अर्थ है कि केवल तुम्हें ही घर से जाना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी बोलने मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, समझ में आ रहा है ना, तुम भी घर चले जाओ मतलब तुम भी मतलब बहुत सारे लोग हैं, और जब ही बोल रहा हूँ मतलब क्या बोल रहा है, केवल तुमको जाना है और किसी को नहीं जाना है। दोनों में फर्क है, पहले वाले में समूह का बोध होता है, याद रखना। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या होता है, व्यक्ति का। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आपको। ठीक है, बोलेगा पहले वाले में किसका बोध हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है, दूसरे वाले में किसका बोध हो रहा है, व्यक्ति का, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, केवल तुमको घर जाना है और किसी को नहीं जाना है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, तो अभी हम लोग देखेगा पढ़े, हम लोग पढ़े हैं, हम लोग बलाघात पढ़े हैं। बलाघात में हम लोग पढ़े हैं 3 मात्रा, शब्द और वाक्य। शब्द में हम लोग क्या पढ़े हैं, 3 मात्रा वाले पढ़े हैं, एक होता है आधा मात्रा पढ़े हैं, एक 2 मात्रा पढ़े हैं, और एक मात्रा पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग हाँ, जो वाक्य बलाघात पढ़े हैं। वाक्य बलाघात में हम लोग क्या पढ़े हैं, क्वेश्चन मार्क लगे रहेगा। ठीक है, और किस शब्द के किसी बीच में जोड़ दिया जाएगा। फिर हम लोग क्या पढ़े, हम लोग निपात। निपात में क्या होगा, जब कुछ विविध अर्थ में कुछ ऐसे शब्द आएंगे, तक, तो, न, भर, भी, भला। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा आज दिन भर काम किया यार, दिन भर, तुम भी दिन भर काम किए, अब बोलो तुम भी दिन भर काम किए। ठीक है ना, समझ, केवल तुम ही काम किए हो। ठीक है, ही आ गया, केवल तुम ही, और काम नहीं किया कोई, ऐसा वाला। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ही पर बोल रहा है, और केवल तुम पर जोर दे रहा है, मतलब उसमें बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे नहीं, तो तुम ही काम किया हो, तो कोई काम ही नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसा शब्द क्या होगा, नीपा, एकदम स्पेशली जोर देते हैं, जिसे पहले वाले में क्या आता है,
इन शब्दों को जैसे पहले वाले में जोर पड़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नीपात। ठीक है, सिरो रेखा तो हम पढ़ चुके हैं, सिरो रेखा जो ऊपर जो लाइन खींचा जाती है कोई भी शब्द लिखने के बाद, ये क्या है, शिरो रेखा है। जैसे मैं कला लिखता हूँ तो कला में के ऊपर जो लाइन खींच रहा हूँ ये क्या है, शिरो रेखा। जैसे राम घर चला गया, इसमें क्या है, ये नहीं खींचा गया है। ठीक है, जब हम खींच दिए इसी को तो क्या हो गया, ये शिरो रेखा क्या हो गया। इसका अर्थ बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, चलो इसको स्किप करते हैं। ठीक है, यही है जो मैं बता चुका हूँ, शिरो रेखा ऊपर लगी होती है। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है देख लेते हैं। ठीक है, गतव्य देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली सभी भाषाएं शिरो रेखा। देवनागरी लिपि हम जो भी लिखते हैं सब क्या है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, जितने भी 22 भाषा में से लगभग 90% भाषा किसमें है, देवनागरी लिपि में है। ठीक है, ज्यादातर पंजाबी किसमें है, गुरुमुखी में होता है। ठीक है, तो ये सब जैसे हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, मराठी हो गई, नेपाली हो गई। ठीक है, आदि भाषाएं क्या होती हैं, देवनागरी में आती है। और सभी देवनागरी में क्या होता है, ऊपर शिरो रेखा होता है जो नॉर्मल खड़ी लाइन होता है। अंग्रेजी भाषा में शिरो रेखा नहीं होती, सब जानते हो। ठीक है, जैसे टोक्यो लिखना है मुझे, टोक्यो में कहाँ लाइन मारता हूँ मैं, नहीं मारता ना। तो ये अंग्रेजी भाषा क्या होती है, शिरो रेखा विहीन होती है। पूछ देगा कि 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा, अच्छा 22 भाषाओं में हिंदी इंग्लिश शामिल है, नहीं शामिल है। ठीक है, तो याद रखना इंग्लिश में तो होता ही नहीं है, सब जानते हैं आप लोग। ठीक है, कुछ मात्राएं केवल शिरो रेखा के ऊपर ही लगती है, जैसे बता दी तब मात्रा, मात्रा क्या होता है, ये ए की मात्रा किसमें लगती है, शिरो रेखा के ऊपर। ठीक है, कुछ मात्राएं शिरो रेखा नीचे लगती है, जैसे छोटी छोटी ऊ। ठीक है, री की मात्रा क्या होती है, हमेशा उसके नीचे लगेगी, ये सब आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। कुछ मात्राएं क्या होती है, शिरो रेखा के ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगती है, जैसे कि छोटी, बड़ी, ओ, औ वाली। ठीक है, दोनों लगेगा ऊपर नीचे। ठीक है, एक ऊपर लग गया और ये नीचे लग गया, तो ये ऊपर लग गया बड़ी वाला, एक नीचे लग गया, बड़ी का बड़ी मात्रा नीचे गया और ये नीचे लग गया। ठीक है, ये वाला फिर ओ का ऊपर लग गया और ये नीचे एक डंडा लग गया। तो ये आपका कुछ मात्रा है, दो तरीके की, तीन तरह की मात्राएं हैं, एक ऊपर लगेगा शिरो रेखा के ऊपर, एक नीचे लगेगा, और एक ऊपर नीचे दोनों लगेगा। ठीक है, इसका मैं बताया भी था कि किस लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है उच्चारण। उच्चारण मतलब कि बोल, जिस प्रकार हम बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उच्चारण। मतलब बोलने के तरीके से क्या होता है, उच्चारण पता चलता है। जैसे मैं बोल रहा हूं आगामी, है ना, और बोलते हैं आगामी, शुद्ध होता है। हम लोग 90% चीजें क्या होते हैं, गलत बोलते हैं। तो बोलने के तरीके से ही क्या होता है, उच्चारण पता चलता है ना। तो हिंदी में याद रखना उच्चारण का बहुत महत्व है। अगर मैं किसी भी चीज को, ठीक है, चीज ही बोलता, चलो मैं चीज बोल रहा हूँ ना, अगर मैं चीज लिख रहा हूँ और एक लिख रहा हूँ चीज, ठीक है, ये चीज मतलब क्या होता है और ये चीज मतलब क्या होता है, ये चीज मतलब वो चीज है, चीज। ठीक है, जो हम लोग डलवाते हैं फास्ट फूड में। और ये चीज मतलब कोई वस्तु है, क्या मतलब, कोई वस्तु, है ना। जैसे एक तो है गाना निकला है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो है ना, ये क्या है, चीज है, चीज। ठीक है ना, ये चीज बोलने में समय कम लग रहा है, चीज। और जब उसको बोला तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, ठीक है, तो चीज मतलब मात्रा, वस्तु की बात कर रहा है। मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, बोल रहे हैं ना बड़ी मात्रा है चीज। ठीक है, चीज मतलब वस्तु, मात्रा, तो ये देखना हमारे बोलने के ऊपर है। अगर मैं बोल दूंगा तो चीज 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 बड़ी है मस्त मस्त, मतलब बोल ही नहीं पा रहा हूँ, क्या होगा, वो मक्खन की बात कर रहा है। वो जो चीज डालते हैं वो क्या है, वो अच्छा अच्छा है। ठीक है, जब वो चीज बोल रहा है तब वो क्या है, वो व्यक्ति या वस्तु, वो अच्छा अच्छा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अशुद्ध उच्चारण कर हमारी वर्तनी में क्या है, अनेक अशुद्धियां जाती हैं, हमारे बोलने के तरीके में अशुद्धियां जाती हैं, इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, उच्चारण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगामी अशुद्ध है, हम लोग क्या बोलते हैं, आगामी परीक्षा में आगामी नहीं होता है, आगामी होता है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैसे हाँ, आगामी बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं आधार कार्ड, अब तो अब आधार आया है तब हम बोलना सीखे हैं, तो हम लोग बोलते हैं आधार बोलते थे। ठीक है, आधार, आधार कार्ड, अभी भी कई लोग जाते हैं ना एग्जाम में, गांव वाले लोग क्या बोलते हैं, आधार कार्ड के लिए, आधार नहीं, आधार। ठीक है, आधार कार्ड, अपने आधार क्या होता है, आधार। ठीक है, आलोचना नहीं होता है, आलोचना, जानते हो। आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। हम लोग गलत बोलते हैं, हम किसी का अधीन काम कर रहे नहीं, हम अधीन काम कर रहे हैं। ठीक है, संसारिक होता है, नहीं सांसारिक। सांसारिक मोह माया से हमको क्या होना है, दूर होना है। ठीक है, सांसारिक न कि संसारिक। ठीक है, साप्ताहिक होता है न कि साप्ताहिक, ये गलत है। साप्ताहिक, सप्ताह हम लोग गलत बोलते हैं, साप्ताहिक होता है। सप्ताह सही है, सप्ताह सही है, ठीक है, लेकिन साप्ताहिक गलत है, क्या होगा, साप्ताहिक होगा, साप्ताहिक गलत होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो हम शब्द शुद्धि में ही पढ़ेंगे।
ठीक है, उच्चारण को, हमारा एक चैप्टर है शब्द शुद्धि, वहां पे हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है, पूरा चैप्टर ही है। नेक्स्ट है मात्रा। हिंदी में स्वरों का प्रयोग जिस प्रकार से किया जाता है, स्वतंत्र प्रयोग और व्यंजनों के साथ मिलाकर उसे ही मात्रा कहते हैं। जब स्वतंत्र प्रयोग किया जाएगा तो स्वर कहलाएंगे, जब उसमें मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, तो व्यंजन के साथ, व्यंजन हमेशा क्या होता है, स्वर के साथ बुलाया जाता है। तो जब स्वतंत्र रूप से और प्रयोग किए जाएंगे और व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, जब स्वरों का प्रयोग किया जाएगा व्यंजनों के साथ मिलाकर के, तब उनका स्वरूप बदल जाता है, ठीक है, इसे बदले हुए स्वरूप को क्या बोलते हैं हम लोग, मात्रा बोल देते हैं, है ना। जब नॉर्मल स्वर बोला जाएगा, हाँ 12 खड़ी है ना, जब स्वर के साथ मिलाकर के प्रयोग किया जाएगा तो उसका क्या होता है, स्वरूप बदल जाता है, और इसी बदले हुए स्वरूप को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं। तो मेंस में आकर क्या करेंगे, वही लिखेंगे, स्वतंत्र प्रयोग किया जाएगा और व्यंजनों के साथ मिलाकर के। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर के करते हैं तो उसका स्वरूप क्या होता है, बदल जाता है। तो बदले हुए स्वरूप को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मात्रा बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि सभी व्यंजन के साथ बोला जाता है अ, कोई भी व्यंजन सहायता किसको लेके बोलते हैं, अ को, ठीक है, अ की सहायता से ही कोई व्यंजन बोला जाता है। जैसे मैं क बोल रहा हूं तो क्या आ रहा है, अ, तो कोई भी व्यंजन में अगर हलंत वर्ड जुड़ा हुआ है तो क्या बता रहा है, वो हल रहित चिन्ह, व्यंजन रहित चिन्ह है, ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक है। तो मात्राएं क्या होती है, वही जो आप स्वर में प्रयोग करते हो, जैसे अ में खड़ी अ की मात्रा, तो क में अ की मात्रा में, क में सॉरी, अ की मात्रा नहीं होती किसमें, क में बोल रहा है, ठीक है, आ की मात्रा होती है क में, तो का हो जाता है, आ की वजह से क्या होता है का। अगर मैं क को हटाया तो क्या हो जाएगा, क हट जाएगा, क बोल नहीं पाएंगे, उसमें क्या हो जाएगा, आधा क कहलाएगा, ठीक है, और है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, आधा क धन अ, ठीक है, तो एक क कहलाएगा ही नहीं फिर, ठीक है, क्या रखना, क में अ की मात्रा, क जब हम लिखते हैं तब उसमें अ की मात्रा नहीं लगी होती है ना। अगर हम लोग अगर इसमें हलंत अ लिख दिए अलग हटा करके, अगर मैं यहाँ लिख दिया तो मैं क तुम बोल नहीं सकते, ठीक है, हाँ बोल नहीं पाओगे, बिना अ के बोल नहीं पाओगे, अ बिना बोले क बोल के दिखाओ, ठीक है। तो क में किस मात्रा नहीं होती, अ की मात्रा नहीं होती, अ की मात्रा ना, अ को उच्चारण नहीं बोल रहा, अ की मात्रा नहीं होती, अ के उच्चारण के क्या बोलता है, मात्रा बनता है। तो बिना क में अ की मात्रा नहीं होती। वैसे ही आ में क्या होगा, का में क्या लग रहा है, आ लग रहा है, ठीक है, इसलिए का लग गया, ठीक है। की में क्या लग रहा है, छोटी की लग रही है, ई की मात्रा, ई की मात्रा लग रही है, ठीक है। बड़ी में क्या लग रही है, ई की बड़ी की मात्रा लग रही है, ठीक है। ऊ में क्या लग रहा है, छोटा ऊ की मात्रा लग रहा है, बड़ा ऊ में बड़ा ऊ की मात्रा लग रहा है, तो समझ गए ना। री में क्री में री की मात्रा लग रही है, फिर ए की मात्रा लग रही है, ए की मात्रा लग रही है, इसमें आय की ए वाला मात्रा लग रही है। देखो एक ए है मतलब एक डंडी, और ए है मतलब डबल डंडी, ठीक है, ये लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, एक ए है तो एक डंडी आएगा, और ए है तो मतलब डबल डंडी। वैसे ही को है तो एक डंडी को, और दो कौ है तो डबल डंडी, ठीक है, ये तो समझ में आ जाएगा, इजी है, ठीक है। इसे बता चुका हूँ, द्वितीय व्यंजन में हम लोग पढ़ चुके हैं, जब बीच में आता है और स्वर रहित होता है और उसी का क्या होता है, डबल बाय, जैसे मक्का में क का, पक्का सिक्का, समझ में आ रहा है ना, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। जब स्वर रहित व्यंजन अपने ही समरूप सेम वर्ण से मिल जाए, जैसे क और क एक साथ मिल जाता है, पहले वाला क्या हो जाता है आधा, दूसरे वाला पूरा, तो क्या बोलते हैं हम लोग, द्वित्व व्यंजन। एक ही चीज, एक ही व्यंजन आए और उसे दूसरे क्या हो जाएगा, डबल हो जाए, पहले वाला आधा हो जाए दूसरे वाला पूरा हो जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, द्वित्व व्यंजन, ठीक है, अपने ही समान वाले शब्दों से मेल हो, ठीक है। जैसे पक्का मक्का सिक्का धक्का, त में होगा कुत्ता पत्ता गत्ता, चप्पा ठप्पा खप्पा, अप्पा डब्बा जब्बा हो गया, ठीक है। लल्ला में लल्ला बल्ला पिल्ला छल्ला, ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। चलो ये लास्ट लग रहा है मुझे, ये है, ठीक। संयुक्त अक्षर, ये भी पढ़ चुके हैं, जैसे दो अक्षरों से मिलकर क्या बनता है, संयुक्त अक्षर बनता है, जैसे मैं हम लोग का पढ़ाया था, सॉरी, अक्षर त्र ज्ञान श्र पढ़े थे ना, उस तरीके का, है ना। अगर एक स्वर रहित व्यंजन का मेल किसी अन्य स्वर रहित से हो जाए तो संयुक्त अक्षर कहते हैं। एक स्वर रहित व्यंजन है का मेल किसी अन्य स्वर रहित व्यंजन से हो जाए उसे क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर। जैसे आधा क, ठीक है, और य का मेल हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्य हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए क्योंकि जब लिखते हैं उसमें क्या होता है, क्य, क्योंकि बोलते हैं ना हम लोग, तो आधा क एक स्वर रहित व्यंजन, क है यहाँ पे क्या है, ये आधा क क्या है, स्वर रहित है, ठीक है, ठीक, इसमें अ नहीं है, इसमें क्या है, अ नहीं है, उसका संयुक्त मतलब मेल किससे हो रहा है, स्वर स्वर रहित व्यंजन से हो रहा है, ठीक है, मतलब या से हो रहा है, स्वर सहित, सॉरी सॉरी मैं रहित बोल रहा हूँ, सहित सहित, तो या में क्या है, स्वर है,
इसमें स्वर है ना? तो याद रखना क में स्वर रहित है, जबकि य में स्वर है, स्वर के साथ है। ठीक है, ऐसे सब साथ हो तो क्या बोलते हैं हम लोग? संयुक्त अक्षर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए च में क्या है? स्वर रहित है, जबकि छ में क्या जुड़ा हुआ है? अ जुड़ा हुआ है। य में क्या जुड़ा हुआ है? अ जुड़ा हुआ है। तो इसे क्या हो जाएगा? च छ। जैसे एग्जांपल क्या लिखते हैं? स्वच्छ, अच्छा। ठीक है, वैसे ही त क्या है? स्वर रहित है, जबकि य में क्या जुड़ा हुआ है? अ जुड़ा हुआ है। तो क्या हो गया? त्य, जैसे त्याग, त्योहार। ठीक है, द में स्वर रहित है, जबकि य में जुड़ा हुआ है, क्या होगा? द्य, विद्यार्थी, विद्या। और द्य कैसे लिखा है? द धन य बराबर क्या लिखता है? द्य। द्य लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसा लिखा था। इसमें क्या है? द यहाँ पे आधा है, द यहाँ पे क्या है? आधा है, और ये टोटल क्या है? ये ऐसा वाला य है। ठीक है, ऐसे देखेंगे तो नहीं है। अगर इसको देखेंगे द आधा है और य क्या है? ऐसा आधा है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं द्य, लेकिन एग्जाम्पल कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है द्य। ठीक है, वैसे प में क्या है? अ नहीं है, और य में क्या है? अ जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? प्य, प्यारा, प्यार, प्यास। ठीक है, बाकी इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। अनुस्वार और नासिक क्या होता है? ठीक है, अनुस्वार में हवा कैसे निकलेगी? नाक और मुंह से। ठीक है, कैसे निकलेगी? नाक और मुंह से। और अनुनासिक में क्या निकलेगी? केवल नाक से। ठीक है, हाँ, इसका चिन्ह क्या होगा? शिरोरेखा के ऊपर होगा, बिंदी वाला। इसमें क्या होगा? चंद्र बिंदी वाला होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हंस, दंत, हिमेश रेशमिया वाला। ठीक है, और हंसना, हंसना बोलेंगे, मुंह और नाक दोनों का हंसना। आंख, आंख, पूंछ, पूंछ, ऐसा। तो स्पर्श व्यंजन के अर्ध पंचमाक्षर जो होते हैं वही क्या होते हैं? आपके अनुस्वार होते हैं। जबकि जब मुंह और नाक से किया जाए और उसमें कुछ कोमलता हो, पढ़ाया था, कोमलता मतलब कि स्वीटनेस हो, लघुता हो, तब उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अनुनासिक बोलते हैं। जैसे चांद छुपा बादल में। ठीक है ठीक है, पूंछ, हंस, हंसना। ठीक है, ऐसा, तब क्या होगा? वो अनुनासिक। ठीक है, नाक और मुंह दोनों होगा। ठीक है, और किसमें? जब हिमेश रेशमिया बोलेगा तब क्या बोलेगा? केवल चंद्र बोलेगा। जैसे घंटा बोले, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? अनुस्वार। जब केवल ऐसा बोल रहे हैं तो इसमें लघुता है क्या? नहीं है ना, कोमलता, सॉफ्टनेस नहीं है। अरुण बोले घंटा फर्क नहीं पड़ता, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? लघुता। जैसे हिंदी, कंप, दम्भ। ठीक है, इस टाइप का। तो इसमें क्या है? सॉफ्टनेस नहीं है। जिसमें सॉफ्टनेस हो क्या होगा? अनुनासिक होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है चांद वाला। हंस में याद रखना क्या है? यहाँ बोल रहा है अर्ध व्यंजन होने के कारण अनुस्वार की गिनती वर्णों में होती है। बताया था ये सब चीज, पढ़ चुके हैं। अर्ध व्यंजन है इसलिए क्या इसकी गिनती क्या होगी? वर्णों में। जबकि ये अर्ध स्वर होने के कारण इसकी अनुनासिक गिनती वर्णों में नहीं होती, यही पूछा बताया था। अनुनासिक क्या होते हैं? वर्ण नहीं होते, जबकि अर्ध अनुनासिक अनुस्वर क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। इसमें अर्ध व्यंजन होता है, अर्ध व्यंजन होता है ना यहाँ पे। ठीक है, ये म है। कम कैसे लिखेंगे? देखो, घंटा। ठीक है, मैं क्या आ रहा है? अड़ा आ रहा है। ठीक है, जिसे मैं कंप लिख रहा हूं, कंप। इसको क्या करता हूं? म क्या हो जाता है? ये बन जाता है अनुस्वार। पढ़े ना? सभी वर्ण का पांचवा अक्षर क्या बनता है? अनु पंचमाक्षर बन जाता है। और सभी वर्ण का पांचवा अक्षर क्या होता है? डॉट, यानी अनुस्वार के रूप में चेंज होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, अड़ा, अंगा, इया। ठीक है, ना, म। ठीक है, अड़ा। ठीक है, ये सब क्या होता है? लास्ट में क्या होता है? आधा होकर क्या बनता है? सीधे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? कंप लिख सकता हूँ, या क्या लिख सकता हूँ? कंप लिख सकता हूँ। ठीक है, कंप लिख सकता हूँ। ठीक है, या इसको मैं घंटा को ना लिख करके ऐसे लिख सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है। घंटा भी सही है, या फिर इसको यहाँ पे ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा? घंटा, ये वाला भी सही है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तरीका होता है पंचमाक्षर का। तो पंचमाक्षर क्या हो जाता है? चेंज होता है अनुस्वार में। पंचमाक्षर चेंज होता है अनुस्वार में। ठीक है, तो वर्णों में से क्या होती है? गिनती होती है। जबकि हंस, ठीक है, इसमें क्या देखो, ह में अ की मात्रा है, एक चंद्र बिंदु लगा है, फिर एक और मात्रा और बढ़ गया, इसमें दो मात्रा है ना? सॉरी सॉरी, इसमें नहीं नहीं गिनना है, चंद्र बिंदु को नहीं गिनना है। ह में एक मात्रा है और स्व में एक मात्रा है। इस प्रकार के यहाँ पे कितनी मात्रा है? केवल दो मात्रा है। जबकि यहाँ पे तीन मात्रा हो गई। किसके? क्योंकि ये जैसे यहाँ पे घ में एक मात्रा है, अंग का एक मात्रा हो गया, और ट का एक मात्रा है। ठीक है, तो क्या हो गया? तीन मात्रा। ठीक है, हंस एक पक्षी, और हंसना उच्चारण करके अनुस्वार अनुनासिक चिन्हों को आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, समझ आ गया? तो इसमें एक मात्रा बढ़ जाता है, इसलिए इसको तीन गिनते हैं, जबकि इसमें नहीं गिनते हैं। ठीक है, चलिए, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट,
अक्षर लेटर, हाँ ये सब बाकी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अक्षर लेटर हमारा कोई काम का नहीं है, बाकी बता चुका हूँ अक्षर क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं। अक्षर उच्चारण को व्यक्त करता है, जबकि वर्ण ध्वनि के दृश्य बताया हूँ। जब लिखित रूप क्या होता है, ध्वनि, सॉरी मौखिक रूप ध्वनि होता है, लिखित रूप वर्ण होता है, और उच्चारण जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अक्षर, पीछे पढ़े हैं, ठीक है। और आगत ध्वनि हम लोग पढ़ चुके थे। आगत ध्वनिया क्या होता है, अरबी फारसी से जो आए हैं विदेशी भाषा से, ज फ, ठीक है, ये सब क्या है, आगत ध्वनिया है ना। आगत स्वर क्या होते हैं, आगत स्वर क्या होता है, अंध्रचंद का, जैसे डॉक्टर, ब्लॉक, ठीक है, ये सब पढ़े थे हम लोग। डॉक्टर, डॉक्टर पढ़ाया था ना। कॉफी, ओ आना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद कोई ओ नहीं आना चाहिए। जो भी इंग्लिश के स्वर होते हैं, ठीक है, जिसमें ये लगता है अर्धचंद्र लगता है, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, आगत ध्वनिया, ठीक है। सब क्या होते हैं, मेनली इंग्लिश के होते हैं, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, और कुछ बचा उचा, नुक्ता भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, नुक्ता भी पढ़ चुके हैं हम लोग। और कुछ बचा है, नहीं बचा है, ठीक। एक चीज मुझे छूट रहा है, लग रहा है मुझे यहाँ पे री, एक चीज छूटा हुआ है, देखता हूँ। हम्म, ये आपका छोटा है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका पूरा वर्णमाला क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं छूटा हुआ, 99.99% आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक। अब देखिए, प्रकंपित, या इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लुंठित वर्ण, ठीक है। तो याद रखना, लुंठित में क्या नहीं आता, ल नहीं आता, ठीक है, एग्जाम में पहले ही क्वेश्चन आया हुआ है। लुंठित में ल नहीं आता, क्या आता है, र आता है, और इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकंपित, ठीक है। तो प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कौन सा है, उसको बोलते हैं र। इसका अर्थ क्या होता है, प्रकंपित या लुंठित का होता है कांपना। जब हम कुछ बोलने के बाद क्या होता है, हम थोड़ा सा शब्द बोलने समय जबान जब कांपता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकंपित या लुंठित। लुंठित में ल नहीं आता, क्या आता है, र आता है, ठीक है, याद रहेगा। लुंठित में क्या आएगा, र। पार्श्विक व्यंजन क्या है, ल है। हवा बगल से जाती है, ल बोलने से हवा बगल से जाती है, जैसे लाला, देखो इधर लाला बोलो, इधर इधर से निकल जा रहा है लाला, ठीक है, ललाइन, ललाइन निकल जा रहा है ना। तो ये क्या होता है, जब पार्श्विक व्यंजन से बोलते हैं, जब हवा बगल से निकल जाती है, उसे क्या बोलते हैं, पार्श्विक। याद पार्श्विक व्यंजन ल है, लुंठित में ल नहीं है, क्या है, र है, याद रहेगा, लुंठित में ल नहीं है, क्या है, र है, ठीक है। काकल ने ध्वनि बताया था, शाहरुख खान वाला, हाँ, ठीक है। द्विगुण व्यंजन बता चुका हूँ, ड और ढ, तो ये आपको जानना था कौन सा, प्राकल्पित, प्राकंपित और लुंठित, ठीक है। और पार्श्विक, पार्श्विक क्या होता है, ल होता है, ठीक। संघर्ष, जिसमें संघर्ष नहीं करना पड़ता, कौन से हैं, य, यही क्या है, अर्ध स्वर है, क्योंकि इसका बना किससे है, दो स्वरों के मेल से बना है। ई और आ से क्या बना है, या बना है, या उआ बना था ना, ऊ और आ से, तो यह क्या है, या वाला क्या है, संघर्ष है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला है, पढ़नी ने यण बोला है, अर्ध स्वर क्या बोला गया है, यण बोला गया है एक साथ। अयोग वाह जानते हो, अंग होता है अनुस्वार के साथ, और आहा विसर्ग होता है, ठीक है, सब पढ़ चुके हैं। वर्ष ध्वनि हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्ष में क्या होता है, नल सज, नल सर, नर सलज, ठीक है, ठीक है, नर सलज, ठीक है, अभी पढ़ चुके हैं। स्पर्शी क्या होते हैं, सभी वाले, स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, सभी वर्णों के पहले से चौथे तक का, ठीक है, यानी कि फर्स्ट फोर क्या होते हैं, स्पर्शी होते हैं, क्योंकि पांचवा क्या होता है, नासत्य होता है, नाक से बोलने वाला, ठीक है, ये तो पंचमाक्षर होता है। ठीक है। अब देखो र के विभिन्न रूप क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल में, एग्जाम में ना कभी कभार ऐसा पूछ देता है, र कई तरीके से बोला जा सकता है, र के विभिन्न रूप। पहला क्या है, फॉर्म्स ऑफ र, सामान्य जब होगा तो क्या बोलेंगे, रमेश, रवि, है ना, सब इसमें पूरा र का प्रयोग हो रहा है, ठीक। रेफा के ऊपर र का प्रयोग होता है, रेफा, अब ये स्पेशल वाला है। रेफा के ऊपर कैसा होगा, जैसे मुझे शर्म बोलनी है, अब यहाँ पे जो रेफा लगा हुआ है क्या है, ये र का आधा र है, इसे क्या बोलते हैं, यही क्या है, हाफ र, ठीक है। आधा क्या है, र है, मतलब र में क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, र में क्या लगा है, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, यही क्या है, रेफा, इसी का बोलते हैं, रेफ बोलते हैं, जो कहलाता है हमेशा, रेफा कहाँ लगेगा, हमेशा कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, ठीक है। इसलिए रखना, शर्म में क्या लगा हुआ है, शर्म, धर्म, और इसका गिनती किसमें होता है, स्वरों में, ठीक है। ये म है, म में रेफा लगा है, ठीक है, तो ये स्वर में गिनती नहीं होगी, क्यों क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये म क्या है,
व्यंजन है, स्वर रहित होगा। स्वर नहीं होगा, क्यों रहित होगा? स्वर नहीं होगा ना भाई। ध म क्या है? म क्या है? व्यंजन है ना? हाँ बोल दिए तुरंत। ठीक है, तो जो रेफा लगा हुआ है क्या है ये? स्वर रहित होगा, स्वर नहीं होगा इसमें। बस याद रखना रेफा का प्रयोग होगा हमेशा ऊपर, और र हमेशा क्या होगा? आधा। जब र आधा है मतलब क्या है वो? व्यंजन है ना। र में अगर आ जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? मतलब व्यंजन होगा, लेकिन आधा आधा है ये, तो र तो है ही नहीं, उससे क्या होगा? वो आधा र होगा। ठीक है, फिर पदेन मतलब कहता है नीचे। ये ऊपर में क्या होता है? रेफा का प्रयोग होता है, और नीचे में ऐसे इसका प्रयोग होता है, प्र से प्रकार, क्रम, प्रमाण। ठीक है, तो मैं प्रमाण प्र से कुछ भी लिख रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है? नीचे जो आ रहा है मात्रा, ये भी रेफा ही है, लेकिन ये नीचे वाला रेफा है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पदेन बोलते हैं। जब ऊपर रहता है उसको रेफ बोलते हैं, नीचे होता है उसको पदेन बोलते हैं। तो याद रखना, इसको पूछ देगा इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं पदेन। जो नीचे लगता है र उसको बोलते हैं पदेन, जब ऊपर लगता है र उसको बोलते हैं रेफ। ठीक है, तो प्रकार, क्रम, प्रमा, ठीक है, प्रमीला, कुछ भी नाम प्र से कुछ भी हो और नीचे लगा हो क्या बोलेंगे हम लोग? पदेन। और पदेन का अर्थ भी क्या होता है? नीचे। पदेन का अर्थ क्या होता है? डिपुटी। ठीक है, तो ये क्या होगा? स्वर सहित होगा, स्वर के साथ होगा। ठीक है, तो याद रखना नीचे वाला जो होता है स्वर के साथ होता है, जबकि ऊपर वाला क्या होता है? स्वर रहित होता है। तो रेफा रहित, रेफा रहित और पदेन सहित, याद रहेगा ऐसे करना है। रेफा रहित और पदेन क्या होगा? सहित। रेफा रहित, पदेन सहित, और क्या रहित? स्वर रहित और स्वर सहित। तो रेफा होता है स्वर रहित होता है, जबकि पदेन स्वर सहित होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ट्रक वाला, ट्रक वाला र, ऐसे वाला। ठीक है, जैसे ड्रम, राष्ट्र, ट्र में क्या लगा हुआ है? दो ठोर ऐसा लगा हुआ है, ये ट और ड के साथ हमेशा लगता है। इसे ट्रक और ड्रक, ड्रम, ऐसे ट्र और ड्र, ड्रम पढ़ने से आजकल डर भी लगता है। ठीक है चल, तो ड्रम और ट्र, याद रखना ट्र वाला और ड्र वाला है, ये हमेशा ऐसा लगेगा। ठीक है, ये वाला लगेगा। और ये ट्र और ड के साथ लगता है, हमेशा याद रखना। ये हमेशा किसका लगेगा? ट और ड। क्या है ये? उच्छिप्त व्यंजन पढ़े थे, फेंका हुआ व्यंजन सुने, ड और ढ। तो ड और ढ में केवल ना केवल ड में और ट वगैरह में ट में। ठीक है, ट और ड का क्या लगेगा? ट्रक वाला लगेगा। ठीक, ओके। तो इसी के साथ क्या हुआ? ये पूरा समाप्त हुआ र का, और पूरा वर्ण एवं वर्णमाला। यहां से कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक, चलें घर? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट साक्षी।